नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है ये घर मेरी माँ का है, वो जब चाहे इस घर में आ सकती हैं। दफ्तर से आते आते रात के 8 बज गए थे। घर में घुसते ही प्रतिमा के बिगड़े तेवर देख श्रवण भाप गया कि जरूर आज घर में कुछ हुआ है, वरना मुस्कुराकर स्वागत करने वाली का चेहरा उतरा न होता। सारे दिन मोहल्ले में होने वाली गतिविधियों की रिपोर्ट जब तक मुझे सुना न देती उसे चैन नहीं मिलता था। जलपान के साथ साथ बतरस पान भी करना पड़ता था। पंजाब केसरी पढ़े बिना अड़ोस पड़ोस के सुख दुख के समाचार मिल जाते थे। शायद देरी से आने के कारण ही प्रतिमा का मूड बिगड़ा हुआ है। प्रतिमा से माफ़ी मांगते हुए बोला, सॉरी मैं तुम्हें फ़ोन नहीं कर पाया, महीने का अंतिम दिन होने के कारण बैंक में ज़्यादा काम था। तुम्हारा देरी का कारण मैं समझ सकती हूँ, पर मैं इस कारण दुखी नहीं हूँ, प्रतिमा बोली। फिर हमें भी तो बताओ, इस चाँस से मुखड़े पर चिंता की कालिमा क्यों? श्रवण ने पूछा। दोपहर को अमेरिका से बड़ी भाभी जी का फ़ोन आया था कि कल माता जी हमारे पास पहुँच रही हैं। प्रतिमा चिंतित होते हुए बोली, इसमें उतना उदास व चिंता होने की क्या बात है? उनका अपना घर है, वो जब चाहे आ सकती हैं। श्रवण हैरान होते हुए बोला, आप नहीं समझ रहे, अमेरिका में माँ जी का मन नहीं लगा, अब वो हमारे साथ ही रहना चाहती हैं। प्रतिमा ने कहा, अरे मेरी चंद्रमुखी, अच्छा है ना, घर में रौनक बढ़ेगी, कथा कीर्तन सुनने को मिलेगा, बर्तनों की उठा पटक रहेगी, एकता कपूर के सीरियलों की चर्चा तुम मुझसे न करके माँ से कर सकोगी, सास बहू मिलकर मोहल्ले की चर्चाओं में बढ़ चढ़कर भाग लेना। श्रवण चटकारे लेते हुए बोला, तुम्हें मजाक सूझ रहा है और मेरी जान सूख रही है। प्रतिमा बोली, चिंता तो मुझे होनी चाहिए, तुम सास बहू के शीत युद्ध में मुझे शहीद होना पड़ता है। मेरी स्थिति चक्की के 2 पाटों के बीच में पिसने वाली हो जाती है। ना माँ को कुछ कह सकता हूँ और ना तुम्हें। कुछ सोचते हुए श्रवण फिर बोला, मैं तुम्हें कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ, यदि तुम उन्हें अपनाओगी तो तुम्हारी सारी की सारी परेशानियाँ एक झटके में छूमंतर हो जाएंगी। यदि ऐसा है तो आप जो कहेंगे मैं करूंगी। मैं चाहती हूँ माँ जी खुश रहें। आपको याद है पिछली बार छोटी सी बात से माँ जी नाराज हो गई थी। देखो प्रतिमा, जब तक पिताजी जीवित थे तो हमें उनकी कोई चिंता नहीं थी। जब से वे अकेली हो गई हैं उनका स्वभाव बदल गया है, उनमें असुरक्षा की भावना ने घर कर लिया है। अब तुम ही बताओ, जिस घर में उनका एक छत्र राज था वो अब नहीं रहा, बेटों को तो बहुओं ने छीन लिया। जिस घर को तिनका तिनका जोड़कर माँ ने अपने हाथों से संवारा, उसे पिताजी के जाने के बाद बंद करना पड़ा। कभी अमेरिका कभी यहाँ हमारे पास आकर रहना पड़ता है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। वे स्वयं को बंधन में महसूस करती हैं, इसलिए हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे उन्हें अपनापन लगे। उनको हमसे पैसा या जायदाद नहीं चाहिए, उनके लिए तो पिताजी की पेंशन ही बहुत है। उन्हें खुश रखने के लिए तुम्हें थोड़ी सी समझदारी दिखानी होगी, चाहे नाटकीयता से ही सही। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ। तो सुनो प्रतिमा, हमारे बुजुर्गों में एक अहम नाम का प्राणी होता है। यदि किसी वजह से उसे चोट पहुँचती है तो पारिवारिक वातावरण प्रदूषित हो जाता है, अर्थात परिवार में क्लेश व तनाव अपना स्थान ले लेता है। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि माँ के अहम को चोट न लगे। बस फिर देखो, इसका उपाय भी बता दीजिए आप, प्रतिमा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सबसे पहले तो जब माँ आए तो सर पर पल्लू रखकर चरण स्पर्श कर लेना। रात को सोते समय कुछ देर उनके पास बैठकर हाथ पांव दबा देना। सुबह उठकर चरण स्पर्श के साथ सादर प्रणाम कर देना। श्रवण ने समझाया। यदि माँ जी इस तरह से प्रसन्न होती है तो यह कोई कठिन काम नहीं है। एक बात और, कोई भी काम करो माँ से एक बार जरूर पूछ लेना, होगा तो वही जो मैं चाहूँगा। जो बात मनवानी हो उस बात के विपरीत कहना, क्योंकि घर के बुजुर्ग लोग अपना महत्व जताने के लिए अपनी बात मनवाना चाहते हैं। हर बात में जी माँ जी का मंत्र जपती रहना, फिर देखना माँ की चहेती बहू बनते देर नहीं लगेगी। श्रवण ने अपने तर्कों से प्रतिमा को समझाया। आप देखना, इस बार मैं माँ को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस उनको ऐसा लगे जैसे घर में उनकी ही चलती है। तुम मेरा इशारा समझ जाना, आखिर माँ तो मेरी है, मैं जानता हूँ उन्हें क्या चाहिए। प्रतिमा ने सुबह जल्दी उठकर उनके कमरे की अच्छी तरह सफाई करवा दी। उसी कमरे के कोने में उनके लिए छोटा सा मंदिर रखकर उसमें ठाकुर जी की मूर्ति भी स्थापित कर दी। साथ ही उनकी ज़रूरत की सभी चीज़ें वहाँ रख दी।
हम दोनों समय पर एयरपोर्ट पहुंच गए। हमें देखते ही माँ जी की आंखें खुशी से चमक उठी। सिर ढक कर प्रतिमा ने माँ के चरण छुए तो माँ ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। पोते को न देखकर माँ ने पूछा, अरे तुम मेरे गुड्डू को नहीं लाए? माँ जी वह सो रहा था, प्रतिमा बोली। बहू, आजकल बच्चों को नौकरों के भरोसे छोड़ने का समय नहीं है, आए दिन अखबारों में छपता रहता है, माँ जी ने समझाते हुए कहा। जी माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। रास्ते भर भैया भाभी व बच्चों की बातें होती रही। घर पहुंचकर माँ ने देखा जिस कमरे में उनका सामान रखा गया है उसमें उनके लिए पूजा करने का भी स्थान बना दिया गया है। वे खुश होते हुए बोली, प्रतिमा बहू, तुमने तो ठाकुर जी के दर्शन करवाकर मेरे मन की इच्छा पूरी कर दी। अमेरिका में तो विधिवत पूजा पाठ करने को तरस सी गई थी। तभी 4 वर्षीय पोता गुड्डू दौड़ता हुआ आया और दादी के पांव छूकर गले लग गया। माँ जी, पहले आप फ्रेश हो लीजिए, तब तक मैं चाय बनाती हूँ। रात के खाने में सब्जी माँ जी से पूछकर बनाई गई। खाना खाते खाते श्रवण बोला, प्रतिमा, कल आलू के पराठे बनाना, पर माँ से सीख लेना, तुम बहुत मोटे बनाती हो। प्रतिमा की आंखों में आंखें डालकर श्रवण बोला, ठीक है, माँ जी से पूछकर ही बनाऊंगी। प्रतिमा बोली। माँ जी के कमरे की सफाई भी प्रतिमा महरी से न करवाकर स्वयं करती थी, क्योंकि पिछली बार महरी से कोई चीज़ छू गई थी तो माँ जी ने पूरा घर सर पर उठा लिया था। अगले दिन ऑफिस जाते समय श्रवण को एक फाइल ना मिलने के कारण वह बार बार प्रतिमा को आवाज़ लगा रहा था। प्रतिमा थी कि सुनकर भी अनसुना कर माँ के कमरे में काम करती रही। तभी माँ जी बोली, बहू, ओ बहू, तू जा, श्रवण क्या कह रहा है वह सुन ले। जी माँ जी। दोपहर के समय माँ जी ने तेल मालिश के लिए शीशी खोली तो प्रतिमा ने शीशी हाथ में लेते हुए कहा, लाओ माँ जी, मैं लगाती हूँ। बहू, रहने दे, तुझे घर के और भी बहुत काम है, थक जाएगी। नहीं माँ जी, काम तो बाद में भी होते रहेंगे, तेल लगाते लगाते प्रतिमा बोली। माँ जी, आप अपने समय में कितनी सुंदर लगती होंगी और आपके बाल तो और भी सुंदर दिखते होंगे, जो अब भी कितने सुंदर और मुलायम है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, तुम्हारे बाबूजी ज़रूर कभी कभी छेड़ दिया करते थे, कहते थे कि यदि मैं तुम्हारे कॉलेज में होता तो तुम्हें भगा ले जाता। बात करते करते उनके मुख की लालिमा बता रही थी जैसे वो अपने अतीत में पहुंच गई हैं। प्रतिमा ने चुटकी लेते हुए माँ जी को फिर छेड़ा। माँ जी, गुड्डू के पापा बताते हैं कि आप नाना जी के घर भी कभी कभी जाती थी। बाबूजी का मन आपके बिना लगता ही नहीं था। क्या ऐसा ही था माँ जी? चल हट, शरारती कहीं की, कैसी बातें करती है। देख, गुड्डू स्कूल से आता होगा। बनावटी गुस्सा दिखाते हुए माँ जी नव यौवना की तरह शर्मा गई। शाम की सब्जी काटते देख माँ जी बोली, बहू, तुम कुछ और काम कर लो, ला सब्जी मैं काट देती हूँ। माँ जी रसोई घर में गई तो प्रतिमा ने मनुहार करते हुए कहा, माँ जी, मुझे भरवा शिमला मिर्च बनानी नहीं आती, आप सिखा देंगी। यह कहते हैं जो स्वाद माँ के हाथ के बने खाने में है वह तुम्हारे में नहीं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे मसाले दे, मैं बना देती हूँ। धीरे धीरे रसोई की जिम्मेदारी माँ ने अपने ऊपर ले ली थी। और तो और गुड्डू को मालिश करना, उसे नहलाना, उसे खिलाना पिलाना सब माँ जी ने संभाल लिया। अब प्रतिमा को गुड्डी की पढ़ाई के लिए भी बहुत समय मिलने लगा। इस तरह प्रतिमा के सिर से कार्यभार भी कम हो गया था, साथ ही साथ घर का वातावरण भी खुशनुमा रहने लगा। श्रवण को प्रतिमा के साथ कहीं बाहर जाना होता घूमने तो वह यही कहती कि माँ से पूछ लो, मैं उनके बिना नहीं जाऊंगी। एक दिन पिक्चर देखने का मूड बना। ऑफिस से आते हुए श्रवण 2 पास ले आया। जब प्रतिमा को चलने के लिए कहा तो वह झट से ऊंचे स्वर में बोल पड़ी, माँ जी चलेंगी तो मैं चलूँगी, अन्यथा नहीं। वह जानती थी कि माँ को पिक्चर देखने में कोई रुचि नहीं है। उनकी तू मैं सुनकर माँ जी बोली, बहू, क्यों जिद कर रही हो? श्रवण का मन है तो चली जा, गुड्डू को मैं देख लूँगी। माँ जी ने शांत स्वर में कहा, अंधा क्या चाहे 2 आँखें। वे दोनों पिक्चर देखकर वापस आए तो उन्हें खाना तैयार मिला। माँ जी को पता था श्रवण को कटहल पसंद है, इसलिए फ्रिज से कटहल निकालकर बना दिया। चपातियाँ बनाने के लिए प्रतिमा ने गैस जलाई तो माँ जी बोली, प्रतिमा, तुम खाना लगा लो, रोटियाँ मैं सेकती हूँ। नहीं माँ जी, आप थक गई होंगी, आप बैठिए, मैं गरम गरम बनाकर लाती हूँ, सभी एक साथ बैठकर खाएंगे। तुम बना लो प्रतिमा, श्रवण बोला। एक साथ खाना खाते देख माँ जी की आंखें नम हो गई। श्रवण ने पूछा तो माँ बोली,
आज तुम्हारे बाबूजी की याद हो आई। आज वो होते तो तुम सबको देखकर बहुत खुश होते। माँ, मन दुखी मत करो, श्रवण बोला। प्रतिमा की ओर देखकर श्रवण बोला, कटहल की सब्जी ऐसी बनती है। सच में माँ, बहुत दिनों बाद इतनी स्वाद की सब्जी खाई है। माँ से कुछ सीख लो प्रतिमा। माँ जी, सच में ही सब्जी बहुत स्वादिष्ट है, मुझे भी सिखाना माँ। बहू, खाना तो तुम भी स्वादिष्ट बनाती हो। नहीं माँ जी, जो स्वाद आपके हाथ के बनाए खाने में है वो मेरे में कहाँ, प्रतिमा बोली। श्रवण को दीपावली पर बोनस के पैसे मिले तो देने के लिए उसने प्रतिमा को आवाज़ लगाई। प्रतिमा ने आकर कहा, माँ जी को ही दे दीजिए ना। श्रवण ने लिफाफा माँ के हाथ में रख दिया। सुनंदा जी लिफाफे को उलट पुलट कर देखते हुए रोमांचित हो उठी। आज वे स्वयं को घर की बुजुर्ग व सम्मानित सदस्य अनुभव कर रही थी। श्रवण व प्रतिमा जानते थे कि माँ को पैसों से कुछ लेना देना नहीं है, न ही उनकी कोई विशेष आवश्यकताएं थी। अब घर में कोई भी खर्चा होता या कहीं जाना होता तो प्रतिमा माँ से ही पूछ कर करती। माँ जी भी उसे कहीं घूमने जाने के लिए मना नहीं करती। अब हर समय माँ के मुख से प्रतिमा की प्रशंसा के फूल ही झड़ते। दीपावली पर घर की सफाई करते करते प्रतिमा स्टूल से जैसे ही नीचे गिरी तो उसके पाँव में मोच आ गई। माँ ने उसे उठाया और पकड़कर पलंग पर बिठाकर पाँव में आयोडेक्स लगाई और गर्म पट्टी बांधकर उसे आराम करने को कहा। यह सब देखकर श्रवण बोला, माँ, मैंने तो सुना था बहू सेवा करती है सास की, पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। चुप कर, ज़्यादा बकबक मत कर। प्रतिमा मेरी बेटी जैसी है, क्या मैं इसका ध्यान नहीं रख सकती? प्यार से डांटते हुए माँ जी बोली। माँ जी, बेटी जैसी नहीं बल्कि बेटी कहो, मैं आपकी बेटी ही तो हूँ। सुनते ही माँ जी ने सिर पर हाथ रखा और बोली, तुम सही कह रही हो बहू, तुमने बेटी की कमी पूरी कर दी। घर में होता तो वही जो श्रवण चाहता, पर एक बार माँ की अनुमति ज़रूर ले जाती। बेटा चाहे कुछ भी कह दे, पर बहू की छोटी सी भूल भी सास को सहन नहीं होती। इससे सास को अपना अपमान लगता। यह हमारी परंपरा सी बन चुकी है जो धीरे धीरे खत्म हो रही है। माँ जी को थोड़ा सा मान सम्मान देने के बदले में उसे अच्छी बहू का दर्जा व बेटी का स्नेह मिलेगा, इसकी तो कल्पना भी नहीं की थी प्रतिमा ने। घर में हर समय प्यार का, खुशी का वातावरण रहने लगा। दीपावली नज़दीक आ गई थी। माँ व प्रतिमा ने मिलकर पकवान मिष्ठान बनाए। लगता है इस बार की दीपावली एक विशेष दीपावली रहेगी। सोचते सोचते वह बिस्तर पर लेटा ही था कि अमेरिका से भैया का फ़ोन आ गया। उन्होंने माँ के स्वास्थ्य के बारे में पूछा और बताया कि इस बार माँ उनके पास से नाराज़ होकर गुस्से में गई हैं। तब से मन बहुत विचलित है। यह तो हम सभी जानते हैं कि नंदिनी भाभी और माँ के विचार कभी नहीं मिले, पर अमेरिका में भी उनका झगड़ा होगा इसकी तो कल्पना भी नहीं की थी। भैया ने बताया कि वह माफ़ी मांगकर प्रायश्चित करना चाहते हैं, अन्यथा हमेशा मेरे मन में एक ज्वाला सी दहकती रहेगी। आगे उन्होंने जो बताया वो सुनकर तो मैं खुशी से उछल ही पड़ा। बस अब 2 दिन का इंतज़ार था, क्योंकि 2 दिन बाद दीपावली थी। इस बार दीपावली पर प्रतिमा ने घर कुछ विशेष प्रकार से सजाया था। मुझे उत्साहित देखकर प्रतिमा ने पूछा, क्या बात है, आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। अपनी खुशी छिपाते हुए मैंने कहा, तुम सास बहू का प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे, बस इसलिए खुश हूँ। नज़र मत लगा देना हमारे प्यार को, प्रतिमा खुश होते हुए बोली। दीपावली वाले दिन माँ ने अपने बक्से की चाबी देते हुए कहा, बहू, लाल रंग का एक डिब्बा है, उसे ले आ। प्रतिमा ने जी माँ जी कहकर डिब्बा लाकर दे दिया। माँ ने डिब्बा खोला और उसमें से खानदानी हार निकालकर प्रतिमा को देते हुए बोली, लो बहू, ये हमारा खानदानी हार है, इसे संभालो। दीपावली पर इसे पहनकर घर की लक्ष्मी बनकर पूजा करो। तुम्हारी पिताजी की यही इच्छा थी। हार देते हुए माँ की आंखें खुशी से नम हो गईं। प्रतिमा ने हार लेकर माथे से लगाया और माँ के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। मुझे बार बार घड़ी की ओर देखते हुए प्रतिमा ने पूछा तो मैंने टाल दिया। दीप जलाने की तैयारी हो रही थी, पूजा का समय भी हो रहा था। तभी माँ ने दरवाजे पर आवाज़ लगाई और कहा, श्रवण, पूजन का समय 8:30 बजे तक है, फिर गुड्डू के साथ फुलझड़ियाँ भी तो जलानी है। मैं 7:30 बजने का इंतजार कर रहा था, तभी बाहर टैक्सी रुकने की आवाज़ आई। मैं समझ गया मेरे इंतज़ार की घड़ियाँ खत्म हो गई। मैंने अनजान बनते हुए कहा, चलो माँ, पूजा शुरू करें। हाँ हाँ चलो। प्रतिमा आवाज़ लगाते हुए कुर्सी से उठने लगी तो नंदिनी भाभी ने माँ के चरण स्पर्श किए।
आदत के अनुसार माँ के मुख से आशीर्वाद की झड़ी लग गई और सिर पर हाथ रखे हुए बोले ही जा रही थी, खुश रहो, सदा सुहागिन रहो, आदि आदि। भाभी जैसे ही पाँव छूकर उठी तो माँ आश्चर्य से देखती रह गई। आश्चर्य के कारण पलक झपकाना ही भूल गई। हैरानी से माँ ने एक बार भैया की ओर एक बार मेरी ओर देखा। तभी भैया ने माँ के चरण छुए तो प्रसन्न होकर भाभी के साथ साथ मुझे व प्रतिमा को भी गले लगा लिया। माँ ने भैया भाभी की आंखों को पढ़ लिया था। पुनः आशीर्वचन देते हुए दीपावली की शुभकामनाएं दी। माँ की आंखों में खुशी की चमक देखकर लग रहा था दीपावली के शुभ अवसर पर अन्य दियों के साथ माँ के हृदय रूपी दीप भी जल उठे, जिनकी ज्योति ने सारे घर को जगमग कर दिया। प्रतिमा ने आंखों ही आंखों में पूछा, आपको भैया के आने की खबर पहले से ही पता थी ना? मैंने भी मुस्कुराकर हाँ में जवाब दे दिया। दीप जलाते श्रवण ने प्रतिमा से कहा, देखो प्रतिमा, तुमने अपने अहम को छोड़कर माँ के अहम की रक्षा करके पूरे घर के वातावरण को सुखमय कर दिया। इसी अहम के कारण ही तो घर घर में झगड़े होते हैं, जो परिवार को तोड़ने की कगार पर पहुँचा देते हैं। आप ठीक कर रहे हैं जी, पर इसका सारा श्रेय तो आपको ही जाता है। घर की मुंडेर पर दीप रखते हुए प्रतिमा बोली, ईश्वर से प्रार्थना है कि हमेशा इसी तरह खुशी के दीप जलते रहे। कहकर श्रवण ने प्रतिमा को गले लगा लिया। दोनों की आंखें खुशी से चमक उठी। दोस्तों, जब परिवार में हर सदस्य में प्रेम होता है तो हर दिन दिवाली और हर दिन त्योहार लगता है। यह बात बिल्कुल सच है कि बड़े बुजुर्ग सिर्फ सम्मान के प्यासे होते हैं, पैसों के नहीं। अगर हम अपने बूढ़े माता पिता को सम्मान दें तो घर में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। आपको यह कहानी कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।